तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल शॉ के साथ, जो कि एक मैजिकल माउंटेन गर्ल है। वो अभी अपने मैजिक का यूज करते हुए झाड़ पे से फ्रूट तोड़ रही होती है। तभी यहाँ पर उसके मास्टर आ जाते हैं और उसे चिल्लाने लगते हैं कि मैंने जो तुम्हें मैजिक सिखाया उसका इस्तेमाल तुम बस मेरे परमिशन के बिना ये फ्रूट खाने में करती हो। शॉ, तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझसे प्रॉमिस करी थी कि तुम माउंटेन से नीचे जाकर गुलशन से शादी करोगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम प्रॉमिस तोड़ने का सोच रही हो। शॉ कहती है कि मास्टर, मैं आपको किया हुआ प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ूंगी, तो आप तुम माउंटेन से नीचे आओ। और वो उसे मैजिक से भेज देते और फिर बहुत ही खुश रहते कि अब उस शरारती लड़की से मेरा पीछा छुड़ा, अब मैं अपनी शांति भरी लाइफ जीऊंगा। और तभी इतने में यहाँ पर शॉ फिर से आ जाती है और कहने लगती है कि मास्टर, आप मुझे मिस कर रहे होंगे ना, इसलिए मैं वापस आ गई। उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं कर रहा हूँ। वो उसे जेट पेंडेंट पकड़ाकर वापस घर में चले जाते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं और बताते हैं कि जेट पेंडेंट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो, तो अब तुम जल्दी से माउंटेन से नीचे जाकर शादी करो और पैसे कमाकर अपने हस्बैंड का ख्याल रखो और साथ ही मुझे जल्दी से छोटा सा स्टूडेंट दे दो। ऐसा बोलकर वो उसका बैग दिल से फेंक कर देते हैं और कहते हैं कि अब निकलो जल्दी। फिर शॉ को यहाँ से जाना ही पड़ता है और वो सिटी में आ जाती है। फिर हम इस ड्रामा के मेन लीड मिस्टर गो को देखते हैं, जो कि व्हीलचेयर पर होता है और यहाँ वो अपनी खुद की कंपनी में आया होता है, जो कि उसकी सीक्रेट कंपनी है। अब इस बारे में सबको नहीं पता। तभी यहाँ पर उसका कजिन अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया होता है, जो कि गो की एक्स फियांसी होती है। वो कहने लगती है कि आखिर एक गरीब बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, तो गो का कजिन जिनसे मुझे कहता है कि क्या तुमने न्यूज़ में देखी थी, इसकी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है, इसलिए जरूर ये यहाँ पर जॉब के लिए आया होगा। गो का स्किन सोचता है कि लोग क्या पता, ये तो बॉस की बिजनेस स्ट्रेटेजी है कि उन्होंने झूठी न्यूज़ फैलाने के लिए बोले कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई। लेकिन कह रही है कि तुम ये बिल्कुल नहीं सोचना कि तुम्हें अगर इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई तो मैं तुमसे शादी करूंगी। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम जैसा गरीब मेरे लायक हो सकता है? मेरे लायक का तो सिर्फ जिनसन है और ये और मैं परफेक्ट मैच है। और ये दोनों अपना लव उसे शो ऑफ कर रहे होते हैं। फिर जिनसन कहने लगता है कि कजिन, मैंने सुना है कि तुम्हारी बीमारी सिर्फ मिरेकल डॉक्टर ठीक कर सकता है, लेकिन तुम तो जानते हो ना कि कोई भी आम लोग ऐसे मिरेकल डॉक्टर से मिल नहीं सकते, तो मेरे हिसाब से तो तुम घर जाके अपने मरने का वेट करो। तभी इतने में यहाँ पर हमारी शॉ आ जाती है और वो कहने लगती है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ वो नहीं मर सकता। तो लीना जिनसन कहने लगते हैं कि भिखारी लड़की, तुम यहाँ पर आकर फेक कैसे सकती हो, कि तुम इसे ठीक कर सकती हो? तो बताती है कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं इसकी होने वाली वाइफ हूँ और मेरा नाम शॉ है। तो ये सुनकर ये लोग भी शॉक होते हैं और वो भी पूछता है कि तुम क्या कह रही हो, कि तुम कौन हो? तो शॉ से बताती है कि मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ। लेकिन कहती है क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम इससे शादी करके जल्द ही विडो बन जाओगी? मैं तुम्हें बता दूं कि इसके पास 3 महीने से ज्यादा नहीं होंगे और फिर ये मर जाएगा। शॉ कहती है कि अगर तुम्हारे कान खराब है तो जाओ अपना ट्रीटमेंट करवा लो, मैंने बोली ना कि मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। लेकिन बहुत ही गुस्सा आने लगती है कि तुम किस तरीके से मुझसे बात कर रही हो। तो जिनसन कहता है कि तुम्हें उसकी बातों पर गुस्सा मत हो, ये पागल लड़की लगती है। तो शॉ अपना मैजिक वेपन दिखाती और कहती है कि देखो, इससे मैं इसे ठीक करूंगी। तो लिन शॉ को
की तरफ मुड़ती है तो ये उसे देखता रह जाता है कि वो बहुत ही क्यूट लग रही है। शाओ गुके बहुत ही क्लोज आकर उसे टच करने लग जाती है तो ये उसे रोकता है और कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि पहले हमें अपनी फीलिंग्स डेवलप करनी चाहिए फिर ही आगे बढ़ना चाहिए, पर वो मानती ही नहीं है और कहती है कि तुम्हारा रिएक्शन तो बहुत ज्यादा इंटेंस है। ये कह रहा है कि अब तुम ही ने मुझे प्रोवोक करी, वो उसे किस करने जा रहा था पर ये उसे रोक देती है और कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो बस तुम्हारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले तुम्हारा टेस्ट ले रही थी और ये बस मेरा टेस्ट करने का एक स्पेशल तरीका था जिससे मैं तुम्हारे अंदर की पावर चेक करी थी। और फिर वो उसे कहती है कि तुम्हारे मुंह में कुछ है देखो तो। फिर जैसे मुंह खोलता है तो ये उसके मुंह में जल्दी से कोई पिल डाल देती है तो वो बोल ही नहीं पाता और लिख के उसे कहता है कि तुमने मुझे क्या जहर दे दी जो मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। ये कहती है कि डरो मत, मैंने बस तुम्हें गूंगे होने की पिल दी है जिससे कि अभी मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंगी तो तुम चिल्लाकर मेरे कान खराब न करो। फिर ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है और उसे इंजेक्शन लगाने लगती है। बेचारे को बहुत दर्द होता है पर वो चिल्ला ही नहीं पा रहा। फिर वो ट्रीटमेंट करने के बाद बैठ जाती है और ये पूछता है कि क्या अब मैं खड़ा हो सकता हूँ। ये कहती है कि ऑफ कोर्स। फिर वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि अब मैं सच में खड़ा हो सकता हूँ, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तब यहाँ पर शाओ मोबाइल में कोई वीडियो देखी होती और कहती है कि मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सोचने लगता है कि पहली बार है कि कोई मेरी इतनी ज्यादा फिक्र कर रहा है। फिर ये पूछता है कि वैसे तुम क्या देखी हो तो ये बताती है कि मेल मॉडल देखी हो। तुम्हें पता है मेरे सीनियर ब्रदर ने मुझे बताया था कि यहाँ पर एक से एक मेल मॉडल है। फिर ये उसे भी दिखाने लगती है कि देखो ये लोग कितने हैंडसम है। तो ये जेलसी के मारे फोन नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम एक डॉक्टर हो ना तो तुम्हें पहले मेरी फिजिकल कंडीशन देखनी चाहिए ना कि ये सब। ये कहती है कि मैं तुम्हारी कंडीशन अच्छी तरीके से जानती हूँ, देखो हमें जो आज करे ना ये हमको रोज करना होगा और आज का ट्रीटमेंट तो बस शुरुआत थी, यकीन नहीं हो रहा तो 2 स्टेप लेकर देख लो। तो ये कहता है कि क्या मैं सच में चल सकता हूँ। फिर ये जैसे 2 कदम बढ़ाता है तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और फिर जैसे ही तीसरा कदम भी बढ़ाने जा रहा होता है तो कहती है कि रुको मैंने सिर्फ 2 कदम बढ़ाने बोली थी। तभी वो गिरने लगता है और शाओ के ऊपर ही गिर जाता है और फिर इसे समझाती है कि मैंने बोली थी ना कि तुम्हें सिर्फ 2 स्टेप चलना, 3 स्टेप तुम नहीं चल पाओगे। फिर यहाँ पर गू के मुंह से खून निकलने लगता है और वो कहने लगता है कि मुझे पता था कि मैं इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता। ये कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रही हूँ और वैसे भी तुम इतने टाइम से व्हील चेयर पे थे तो ये चीज बहुत ही नॉर्मल थी कि तुम 2 स्टेप से ज्यादा नहीं चल पाओगे और तीसरे स्टेप पे गिर जाओगे, लेकिन फिक्र मत करो, मैं अपना बेस्ट करने वाली हूँ और तुम्हें ठीक करके रहूंगी। वो उससे कहने लगता है कि शायद अभी के लिए हमें सेपरेट बेड पर सोना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो फिर मेरे मर जाने के बाद तुम बहुत ही अपसेट होगी। और फिर जैसे ही गू शाओ को देखता है तो उसे पता लगता है कि वो तो कब का सो चुकी है तो ये देखकर वो खुश होता है और फिर वो भी गिर जाता है और तभी इतने में वो नींद में उसे पकड़ लेती है। ये उसे दूर करने को कहता है पर वो अपना हाथ इसके ऊपर से हटाती नहीं है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि गू अपनी कंपनी आया होता है और तभी यहाँ पर जिन चैन और लिनी से देखकर पूछते हैं कि तुम फिर यहाँ पर इस कंपनी में क्या कर रहे हो, अभी निकलो यहाँ से। तो ये सुनकर अस्टिन को गुस्सा आती है कि बॉस को ये लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर लीना और जिनचैन कहने लगते हैं कि जरूर तुम यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आए होंगे ना तो हम तुम्हें बता दें कि ये मीटिंग रूम में इंटरव्यू नहीं है, नेक्स्ट रूम में है। और वैसे भी पहले अपनी हालत तो देख लेते कि तुम यहाँ
पैसे कमा के तुम्हें सपोर्ट करूंगी। वो कहने लगता है कि तुमने गलत समझ ली हो, मैं कोई बैंकरप्ट नहीं हूँ, मैं बल्कि अमीर हूँ। पर शाह उसकी कोई बातें नहीं सुनती और वो सो जाती है और उसे पकड़ के चोरी होती है। तो सोचता है कि ये आखिर ऐसे कैसे सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं कि शाह एक होटल गई होती है और यहाँ पर वो कुछ मेल मॉडल्स को हायर करती है और मैनेजर बताता है कि ये सबसे बेस्ट मेल मॉडल्स है, तो क्या आपको पसंद है? शाह कहती है कि हाँ अच्छे हैं। तभी लिन भी यहाँ होटल आई होती है और वो शाह को मॉडल्स के साथ देखकर जल्दी से इन लोग की वीडियो बना लेती और सोचती है कि अब मैं उस गरीब लड़के को दिखाऊंगी कि उसकी वाइफ उसे कैसे चीट कर रही है। वो यहाँ पर अपने घर से निकल ही रहा होता है कि तभी इतने में उसको ये वीडियो आ जाती है। वो ये देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है कि आखिर ये क्या कर रही है। तभी इसकी ग्रैंडमा पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, मेरी ग्रैंड डॉटर इन दोनों से क्या कर रही है, तुम इतना गुस्सा हो रहे हो? ये कहता है कि ग्रैंडमा मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इसकी मॉम और ग्रैंडमा कहने लगते हैं कि तुम अपना गुस्सा शांत करो, अगर शाह ने कुछ गलत भी करी है तो भी थोड़ा सहके ले लो, आखिर आने वाले बच्चे के लिए तुम दोनों को समझ के लेना होगा। तो वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया और वो बाहर चला जाता है। और फिर ये गुस्से में होटल पहुंचता है तो इसका स्किन कहता है कि बॉस क्या पता आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, आप सिर्फ उन वीडियोस पर बिलीव करके कुछ भी सोच नहीं सकते। वो कहता है कि तुम कैसे कह रहे हो कि मैं काम डाउन हो जाऊं, वो यहाँ पर मेल मॉडल के साथ होटल आई है। फिर रूम में से मेल मॉडल्स की आवाज आने लगती है तो ये सुनकर वो जल्दी से दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और शाह उसे देखकर शॉक होती है और पूछती है कि हस्बैंड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर इन मेल मॉडल्स के साथ क्या कर रही हो? तो ये बताती है कि मैं यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आई हूँ। तो ये सुनकर वो शॉक होता है और फिर वो देखता है कि यहाँ पर ये मेल मॉडल्स बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि तुमने हमें कितनी अच्छी पिल्स दी हो जिससे हमें मसल्स आ रहे हैं। तो शाह यहाँ पर गो को बताती है कि देखो मैंने कितने सारे पैसे कमा लिए। तो ये बहुत ही खुश होता है कि ये तो बस यहाँ पर काम के लिए आई थी। फिर पूछती है कि कहीं तुम यहाँ पर इसलिए तो नहीं आए ना कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो? ये कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ और तुम्हारी पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत देखकर मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। आज कैंजन ग्रुप कंपनी की साइनिंग इवेंट है तो तुम भी वहाँ पर चलना और जरूर तुम वहाँ पर पैसे कमा पाओगी। तो ये मान जाती है कि ठीक है मैं भी चलूंगी। फिर इसके बाद जैसे ये लोग पार्टी में पहुँचते हैं तो यहाँ पर लीन और जिनसे इन लोग को देखकर पूछ लेते हैं कि आखिर तुम जैसे गरीब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लीन कहती है कि जरूर इन लोग के पास खाने और पीने के लिए पैसे नहीं बचे इसलिए ये लोग तुम्हारा नाम यूज करके यहाँ पर आ गए कि तुम इनके कजिन हो। जिनसे कह देता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ क्योंकि मैं तुम लोगों को अपना रिलेटिव नहीं मानता हूँ। तो ये लोग यहाँ से जाने के लिए नहीं मान रहे थे। तो लिन पूछती है कि हमारे पास तो इन्विटेशन है, क्या तुम लोग के पास इन्विटेशन है? तो वो कहता है कि हमारे पास इन्विटेशन तो नहीं है लेकिन हमें इन्विटेशन की जरूरत भी नहीं। तो ये लोग हंसने लग जाते हैं और शाह कहती है कि तुम लोगों ने सुना नहीं, मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमें इन्विटेशन की जरूरत ही नहीं है। तो लिन और जिनचन इन लोग को सबक सिखाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को बुलाते हैं और कह रहे हैं कि इनके पास इन्विटेशन नहीं है तो इन लोग को यहाँ से निकाल दो। पर गार्ड तो उल्टा लिन और जिनचन को अंदर नहीं जाने देते और इन दोनों को रास्ते में रोकते हुए शाह और गो से कहते हैं कि आप लोग अंदर जाइए। फिर वो दोनों जाने लगते हैं और शाह इन लोग को चुराते हुए जाती है। तो लिन और जिनचन चिल्लाने लगते हैं क्या ये सब क्या था? तो गार्ड कहते हैं कि आप लोग भी अंदर जाओ। तो ये लोग सोचते हैं कि लगता है शायद कि गार्ड ने गलत समझ लिए थे इसलिए गलती से उन लोगों को अंदर जाने दिए। बस एक बार मैं कैंजन ग्रुप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूं फिर मैं इन लोगों को सबक सिखाऊंगा। फिर यहाँ इवेंट के आने के बाद शाह गो से पूछती है कि ये तो साइनिंग सेरेमनी है, आखिर मैं यहाँ पर कैसे पैसे कमाऊंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई को यहाँ पर हार्ट अटैक आने वाला है और तुम उसे हार्ट की मेडिसिन देकर पैसे कमाना चाहते हो? तो वो कहता है कि तुम वेट करो आगे तुम्हें पैसे कमाने मिलेगा। जिसके बाद इवेंट स्टार्ट हो जाता है और अनाउंस होने लगता है कि कैंजन ग्रुप कंपनी का CEO पहले से ही भी बैठा है। फिर इस पार्टी में वे सभी लोग यहाँ पर ग्रुप की तरफ देखने लग जाते हैं और फिर लीन और जिनचन डरने लग जाते हैं और ये लोग सोचते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आखिर ये गो कैंजन ग्रुप कंपनी का CEO कैसे हो सकता है? तभी शाह से इस बारे में पूछती है कि हस्बैंड आगे से वो लोग तुम्हें देख रहे हैं और पीछे से भी ऑडियंस तुम्हें देख रही है, तो क्या तुम ही सच में कंपनी के CEO हो? ओ मैं समझ गई, जरूर ये सभी लोग तुम्हारे ड्रेस देख रहे होंगे, आखिर मेरे इतना अच्छा ड्रेस जो चूज करी हो। सच में मेरी पसंद बहुत ही अच्छी है कि सभी लोग तुम्हें देख रहे हैं। पर तभी तुम्हें यहाँ पर स्टेज पर गो का नाम अनाउंस होता है कि वही कैंजन ग्रुप कंपनी के CEO है। तो वो स्टेज पर आए, गो यहाँ पर सभी को शॉक कर देता है और फिर लोग उसे ग्रीट करने लग जाते हैं और गो शाह को लेकर स्टेज पर आता है और वो भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और सोचती है कि ये क्या, ये तो सच में कंपनी का CEO निकला, यानी कि ये झूठ नहीं कह रहा था कि अमीर है और मैं सोचती थी कि ये फेक था। फिर इसका कजिन जिनचन भी शॉक होने लगता है कि अब समझ आया कि यहाँ पर आने के लिए तुम्हें इन्विटेशन क्यों लगा। फिर लिन यहाँ पर शॉक होने लगती है कि ये क्या, ये तो इतना अमीर है और मैंने इतने अमीर बंदे के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी, मैं तो पागल ही हो गई हूँ, ऐसा बोलते हुए शॉक हो रही होती है। फिर जिनचन मुझसे कहने लगता है कि ब्रदर आखिर ये सब क्या है, तुमने अभी तक मुझे पता नहीं लगने दिया कि कंपनी के CEO तुम ही हो और मुझे लगता रहा कि तुम्हारी कंपनी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है, तो अब तुम लोग मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट ही करोगे, तो ये सब क्या है? वो कहता है कि मैं तो बस खेल रहा था ताकि ऐसे वक्त पर तुम्हें छोड़कर तुम्हें सबक सिखा
हुई मेरी वाइफ के बारे में सब बोलने की, और फिर ये शाह को हक करके सभी से कहता है कि मेरे लिए मेरी वाइफ ही मुझे डिजर्व करती और कोई और नहीं। ऐसा बोलते हुए वो शाह के फोरहेड पर किस करता है और वो भी बहुत ही शौक हो रही होती है। तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि लगता है मिस्टर वू की वाइफ को भी अभी इस बारे में पता चल रहा है कि वो इतने बड़े बिलियनर है। और सच में वो तो अपनी वाइफ को कितना चाहते हैं, कितने स्वीट लग रहे हैं दोनों। तभी यहाँ पर लिन शाह को चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम वहाँ से हट जाओ, तुम एक भिखारी लड़की हो जो कि मिस्टर वू के लायक नहीं, और मैं उसकी फियांसी हूँ, सिर्फ मैं उससे शादी कर सकती हूँ। ये सुनकर शाह को गुस्सा आती है और वो अपनी मैजिक का यूज करते हुए उसके मुंह में एप्पल डाल देती है, जिसके बाद वो कुछ नहीं बोल पाती। फिर शाह गुस्से कहती है कि सॉरी, कहीं मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दी ना? तो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। देखो लेकिन मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ कि तुम अमीर हो तो क्या हुआ, तुम मुझ जैसी माउंटेन लड़की को ऐसे चीट नहीं कर सकते। तो वो इसे इसका फोन मांगता है और इसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर कर देता है। तो ये देखकर वो भी मान जाती है कि वो सच में अमीर है। फिर वो यहाँ पर लिन को दिखाने लगती है कि देखो मेरे पास अब कितने सारे पैसे, मेरा हस्बैंड बहुत ही ज्यादा अमीर है और अब मैं भी अमीर हो चुकी हूँ। बताओ अब तुम्हें बहुत ज्यादा इरिटेट फील हो रहा होगा ना? लिन इसे इशारा करती है कि तुम मेरा मुंह खोलो, पर शाह बिल्कुल नहीं सुनती। फिर वो इसे कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि आज तुम्हें पैसे कमाने का मौका मिलेगा, देखो तुम्हारे पास अब कितने सारे पैसे। तो ये इसे कहती है कि थैंक यू हस्बैंड। और वैसे हाँ, मेरे सीनियर ब्रदर ने मुझे बताया है कि रिच मैन बहुत ही आसानी से चीट कर लेते हैं और बुरे बन जाते हैं। तो अगर तुमने कभी मुझे चीट किया तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। तो वो यहाँ पर कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। तभी लिन भी लो की बातें सुन लेती है और सोचती है कि देख लेना, मैं इसे चीटिंग करवा कर तुम दोनों का डिवोर्स करवाऊंगी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने कंपनी से निकल कर जैसे ही पार्किंग लॉट में आता है, तभी उसे यहाँ पर शाह का बैग पड़ा हुआ मिलता है। तो सोचता है कि शाह का बैग यहाँ पर कैसे। तभी इतने में यहाँ पर वो एक लड़की को देखता है जो कि शाह के कपड़े पहनी हुई होती है और उसका मुंह बंद होता है और दो गार्ड से पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। पर फिर ये जल्दी से उन लोग का पीछा करता है और उसे बचाकर जल्दी से अपने
बोली थी ना कि आपको आने की जरूरत नहीं। तो उसकी मास्टर कहते हैं कि वो चीटर कहाँ पर है, मैं उसे सबक सिखाने आया हूँ और तुम्हें सपोर्ट करने आया हूँ, जल्दी से उस चीटर को यहाँ पर बुलाओ। तभी मास्टर को गुस्सा शांत करने के लिए यहाँ पे ग्रैंडमा उनके लिए पानी लेकर आ जाती है और कहती है कि मास्टर आप अपना गुस्सा शांत कर लो। फिर यहाँ पर गुकी मॉम मास्टर के लिए पेस्ट्री लेकर आती और कहती है कि पहले आप कुछ खा तो लो, मैं जानती हूँ कि इसमें मेरे बेटे की गलती है, लेकिन आप कुछ खाएंगे नहीं तो कैसे चलेगा। फिर मास्टर को भी पेस्ट्री देखकर लालच आ जाती है और वो कहती है कि लेकिन अगर मैं इसे खा लूंगा तो भी मैं क्या आपके बेटे को सबक सिखा सकता हूँ। गुकी मॉम मान जाती है और कहती है कि क्यों नहीं, आखिर आप शो के मास्टर हैं। तो ये सुनकर तो मास्टर बड़े खुश होकर जल्दी से पेस्ट्री एंजॉय करने लगते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जब गुल को होश आता है तो वो सामने मास्टर को खड़ा देखकर पूछता है कि ये कौन है। शो बताती है कि ये मेरे मास्टर है। फिर यहाँ पर मास्टर जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं और कहने लगते हैं कि चीटर कहेंगे इस वक्त ही तुम शो के साथ डिवोर्स लो। इतनी तेज आवाज सुनकर तो वो भी परेशान हो जाता है और फिर शो को पूछता है कि डिवोर्स क्यों। तो मास्टर कह रहे हैं कि मेरी शो यहाँ पर तुम्हारी डिफिकल्टीज कम करने आई थी, तुम्हारी हेल्प करने आई थी, पर तुमने क्या किया, तुमने उसे चीट कर दिया, तुम कितने बुरे हो। फिर कहता है कि मास्टर आपको गलतफहमी हो गई है, मैं शो को डिवोर्स नहीं देने वाला हूँ। तो मास्टर कहते हैं कि अच्छा तो तुम चीटर्स के भी उस्ताद बन चुके हो, तुम खुल्लम खुल्ला चीटिंग करके बाहर मिस्ट्रेस रख रहे हो। हाँ मानता हूँ कि मेरी शो बहुत ही गुस्से वाली है और थोड़ी सी इरिटेबल है और बहुत ही ज्यादा सूदी है, लेकिन तो क्या हुआ, है तो मेरी स्टूडेंट ना, तुम मेरी स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकते। शो कहती है कि मास्टर आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। तो मास्टर कहते हैं कि ऑफ कोर्स तुम्हारी साइड ले रहा हूँ और हाँ डिवोर्स के बाद प्रॉपर्टी भी आधी आधी इक्वल डिवाइड होगी। वो कहता है कि मास्टर मैं ये डिवोर्स नहीं दूंगा। तो वो कहते हैं कि अगर तुम नहीं दोगे तो मैं कोर्ट में केस करूंगा। और फिर वो शाह से भी कह देते हैं कि इसके घर से सारी चीजें उठा लो जो जो चाहिए। तभी यहाँ पर शाह से ग्रैंडमा और गुकी मॉम कहने लगती है कि हमें भी अपने साथ लेकर चलो। तो शाह ये सुनकर शॉक होती है। तभी गुकी कहने लगता है कि मॉम और ग्रैंडमा आप लोग ये क्या कर रहे हो, मैंने कोई चीज नहीं किया। वो कहता है कि मास्टर आप काम डाउन हो जाओ, पहले मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुन लो। तो मास्टर कहते हैं कि मैं काम डाउन नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी शाह बताती है कि मास्टर आपको पता है मैंने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डांस सीखी हूँ जिसमें जंप करना होता है और ये डांस करके आप काम डाउन हो जाएंगे। तभी गुकी मॉम और ग्रैंडमा कहते हैं कि हम भी आपके साथ करेंगे। इसके बाद ये चारों मिलकर डांस करने लग जाते हैं और वो बस इन लोग को बैठ के देख रहा होता है कि इन लोग का क्या चल रहा है। तो डांस करके इन लोग को बहुत ही मजा आता है और मास्टर कहते हैं कि अब मेरा गुस्सा पूरी तरीके से शांत हो चुका है। और फिर इसके बाद शाह शांति में बैठकर अपने मास्टर को सारी चीजें एक्सप्लेन करती है कि क्या क्या हुआ था। तो मास्टर तुरंत ही अपनी मैजिक का यूज करके यहाँ से चले जाते हैं। तो शाह कहती है कि मास्टर आप इतनी जल्दी क्यों चले गए। वो कहते हैं कि आखिर इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो मैं ऐसे कैसे तुम लोग को फेस करूंगा, मेरी भी कुछ इज्जत है, ऐसा बोलकर वो जा चुके होते हैं। फिर रात में वो शावर लेकर बाहर आता है। तभी यहाँ पर शाह से कुछ बात करने जाती है और इतने में उसका टॉवल नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो बहुत ही शॉक होती है और तभी वो गलती से गुल के ऊपर गिर जाती है और फिर उसकी बॉडी देखते हुए उसकी तारीफ करने लगती है कि उसके मसल्स कितने ज्यादा अच्छे हैं। वो कहता है कि तुम्हें अब शाह होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। फिर वो यहाँ पर शाह को किस करने लग जाता है और तभी इतने में वो सो जाती है और ये सोचता है कि इतने इम्पोर्टेंट टाइम पर ही वो सो गई। फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं कि शाह स्कूटी से कहीं पर जा रही होती, तभी रास्ते में कुछ गार्ड्स उसे घेर लेते हैं और उसे बेहोश करके यहाँ से लेकर जाते हैं। वो अपने ऑफिस में होता है। तभी यहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि बॉस मिरेकल डॉक्टर के बारे में तो कुछ पता नहीं चला। तभी इतने में गो को उसके कजिन जिनजिन की कॉल आती है और वो उसे वीडियो कॉल पे दिखाता है कि उसने शाह को वहाँ किडनैप करके रखा है और ये कहता है कि तुमने मेरी हेल्प नहीं करी थी ना और तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी भी बैंकरप्ट हो गई, तो अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें अपनी वाइफ की बड़ी पड़ी है ना, आज मैं इसे टॉर्चर करूंगा और इसे मार दूंगा। वो कहने लगता है कि प्लीज उसके साथ कुछ करना मत। फिर यहाँ पर शाह कहती है कि हस्बैंड मुझे छोड़ दो और मेरी फिक्र मत करो। जिनचंग को धमकी देता है कि अगर तुम चाहते हो कि इसे कुछ ना हो तो आप भी यहाँ पर आओ। फिर इसके बाद वो जिनचंग की बताई हुई जगह पर पहुँचता है और यहाँ पर खून देखकर वो डर जाता है कि कहीं शाह को कुछ हो ना गया। तभी उसकी रोने की आवाज आती है तो जल्दी से उसके पास जाता है और उसके हाथ में खून लेकर पूछता है कि क्या तुम्हें चोट लगी हुई है, उससे तुम्हें कहाँ मारा। तभी ये बताती है कि चोट तो लगी है पर मुझे नहीं, उन लोगों को। तो वो देखता है कि यहाँ पर शाह को नहीं बल्कि उन सारे गुंडे लोगों को चोट लगी होती है। ये देखकर असिस्टेंट भी शॉक हो जाता है कि मैंने सुना था कि बॉस की वाइफ बहुत ही डरावनी है, पर अब पता चल रहा है कि इतनी ज्यादा डरावनी है। फिर वो कहता है कि यानी बाहर जो खून पड़ा था वो भी इन लोगों का था ना। बॉस की वाइफ आप तो सच में बहुत ही ज्यादा औसम है जो आपने इन लोगों को इतनी अच्छे से फाइट कर ली। तो शाह कहती है कि नहीं, मैंने इन लोगों से फाइट नहीं करी, ये लोग ने खुद अपने आप को मारे। तो ये लोग कहते हैं कि आखिर कैसे। तो शाह अपनी मैजिकल पिल्स दिखाती और बताती है कि मैंने इन लोगों को ये दे दी और फिर इन लोगों ने खुद को ही मार ली। असिस्टेंट कहता है कि सच में आप तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। तो यहाँ पर वो पूछता है कि वैसे तुम रो क्यों रही थी, क्या तुम इन लोग को ऐसे मारते हुए देख के डरती थी। तो शाह कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं बहुत ज्यादा खुश थी इसलिए मैं रोने लगी। तुम्हें पता है इससे पहले मैंने जब भी अपनी पिल्स का यूज करी तो मैं कभी सक्सेस नहीं हुई थी, लेकिन इस बार मेरी पिल्स काम कर गई तो इसलिए मैं बहुत ही खुश थी। ये जानकर वो और उसका असिस्टेंट शॉक होते हैं कि कितनी अजीब है। फिर वो अपने असिस्टेंट से कह देता है कि
तो शाह यहाँ पर अपने मैजिक से अपनी रस्सी खोलती और कहती है कि मैं तो बस बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी। आखिर ऐसे कैसे ये लोग मुझे पकड़ के ला सकते हैं? मैंने जानबूझ के इनकी हेल्प करी ताकि मैं अपने पिल्स का टेस्ट कर सकूं। तो गु कहता है कि मान गया, मेरी बात सबसे बेस्ट है, तो चलो अब घर चलते हैं। तो शाह कहने लगती है कि हस्बैंड मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, मैं चल नहीं पा रही। तो ये तुरंत ही उसे उठा लेता है और शाह बहुत ही खुश हो जाती है। तो इधर पे गु यहाँ पर शाह को शोल्डर मसाज दे रहा होता है। तभी इतने में शाह के फोन पर उसके सीनियर ब्रदर का कॉल आता है और ये तुरंत ही कॉल उठा के कहती है कि क्या वो सीनियर ब्रदर कुछ इमरजेंसी का काम है? ठीक है, मैं अभी वहाँ पर आ रही हूँ। तो वो जल्दी से रेडी होकर निकल रही होती है। तो गु से कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है और वो मैजिक से गायब हो जाती है। फिर गु अपने असिस्टेंट को कॉल करके कार रेडी करने के लिए बोलता है और फिर वो उस होटल के बाहर पहुंच जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है और बहुत ही खुश होने लगता है कि जब शाह यहाँ पर मुझे देखेगी कि मैं उसे पिक करने के लिए आऊँ तो वो कितना खुश होगी। फिर ये उसे कॉल लगाता है और उसे कॉल पर शाह की आवाज आती है जो कि अपने सीनियर ब्रदर से बात कर रही थी और उसे अपने कपड़े उतारने का बोल रही होती है। तो ये सुनने के बाद गु को बहुत ही गुस्सा आती है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि ये क्या? अब मैं सोचूं कि वो बार बार अपने सीनियर ब्रदर का नाम क्यों लेती रहती है। अब पता चल रहा है कि उसके साथ उसका कुछ अलग ही रिलेशनशिप है। असिस्टेंट से शाम कहता है कि बॉस आप गुस्सा मत हो, आपको याद है ना पिछली बार आप होटल में भी मिसअंडरस्टैंड कर चुके थे। फिर गु यहाँ पर जल्दी से देखने के लिए आता है कि शाह यहाँ पर क्या करने आई है। तभी वो देखता है कि शाह तो यहाँ पर एक लड़की के साथ होती है जो कि उसे ड्रेस बनाने में हेल्प कर रही थी। वो उसे कहती है कि सीनियर ब्रदर यही मेरा हस्बैंड है। ये सुनकर गु शॉक हो जाता है और कहता है क्या सीनियर ब्रदर एक लड़की है? असिस्टेंट कहता है कि बॉस इसे तो सीनियर सिस्टर बोलना चाहिए था ना। तो शाह कहती है ये किसने कहा है कि लड़की को सीनियर ब्रदर नहीं बोल सकते। फिर शाह की सीनियर यहाँ पर इन लोग को अपनी आईडी दिखाती है और कहती है कि मेरा यही नाम है, क्या तुम लोग को इस बात से कोई प्रॉब्लम है? तो लोग कहते हैं कि नहीं, तुम बहुत ही डोमिनेटिंग और ये नाम तुम्हें सूट करता है। फिर शाह पूछ लेती है कि वैसे हस्बैंड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो कहता है कि मैंने कॉल पर सुना था कि तुम्हारे सीनियर ब्रदर को मॉडल की जरूरत है तो मैं यहाँ पर हेल्प करने आ गया और इतना जल्दी में आया कि गलती से नौकर न भूल गया। तो शाह की सीनियर ब्रदर कहने लगती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो कितना ज्यादा हैंडसम है, इसे देख कर ही लगता है कि उसके मसल्स भी कितने ज्यादा अच्छे होंगे, क्या मैं इसे टच कर सकती हूँ? तो शाह परमिशन दे देती है। तो गु कहता है कि आखिर तुम ऐसे कैसे इसे हाँ कह सकती हो? ये जल्दी से अपने असिस्टेंट को कर देता है कि तुम्हें मेरे लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और तभी यहाँ पर शाह की सीनियर ब्रदर खुद ही अपने आप को रोक लेती और कहती है कि नहीं, मैं अपनी जूनियर सिस्टर के हस्बैंड को ऐसे थोड़ी ना रजिस्ट कर सकती हूँ। तो शाह कहती है देखा मेरी सीनियर ब्रदर बहुत ही अच्छी है। फिर सीनियर ब्रदर कहती है कि वैसे तुमने बताई थी कि तुम्हारे हस्बैंड की बॉडी के साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, तो क्या तुम मुझे एक्सपीरियंस करने दोगी? तो शाह कहती है कि बिल्कुल आप कर सकती हैं। तो ये सुनकर गु कहता है कि आखिर तुम अपने हस्बैंड को किसी और को ऐसे कैसे दे सकती हो? फिर शाह की सीनियर ब्रदर यहाँ पर गु के पास बैठी होती है और वो डरे जा रहा होता है। पर तभी वो उसे अपना लैपटॉप पकड़ाती है और कहती है कि तुम एक टेक्निकल पर्सन हो ना, तो मेरी इस बग को फिक्स करने में हेल्प कर दो। तो कहता है कि क्या बस यही करना था? फिर ये जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो शाह की सीनियर ब्रदर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि चलो इस खुशी में मैं तुम सभी को बारबेक्यू पार्टी देती हूँ। फिर इसके बाद ये लोग बारबेक्यू पार्टी कर रहे होते हैं और शाह की सीनियर ब्रदर काफी ड्रिंक कर लेती है और वो बातों बातों में इन लोग को बता देती है कि जो शाह है वो मिराकल डॉक्टर की स्टूडेंट ही तो है, क्योंकि उसके जो मास्टर है वही मिराकल डॉक्टर है। तो जल्दी से सीनियर ब्रदर इस बात को पलट देती है कि वो ऐसा नहीं कह रही थी और वो सोचती है कि मास्टर ने मुझे कहा था कि मुझे उनकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना है। फिर यहाँ पर गु और शाह घर जाने के लिए निकल रहे होते हैं तो उसकी सीनियर ब्रदर उसे गिफ्ट गिफ्ट करती है और कहती है कि ये मेरी तरफ से तुम दोनों का वेडिंग गिफ्ट होगा। फिर शाह और गु जब घर आते हैं गिफ्ट देखकर उससे कहती है कि मेरे सीनियर ब्रदर ने मुझे ये दिए तो हस्बैंड मैं तुम्हारे लिए पहन कर आती हूँ। गु तो बहुत ही खुश हो जाता है कि आज मेरी वाइफ बहुत ही प्रोएक्टिव है, एकदम मुझे भी रेडी होना पड़ेगा। वो जल्दी से नाइट ड्रेस में चेंज कर लेता है और काफी देर तक शाह का वेट करते रह जाता है पर वो आती नहीं है। तो जाकर बाथरूम में चेक करता है कि वो बाथटब में ही सो चुकी है। तो इसकी क्यूटनेस देखकर वो भी शॉक रह जाता है। फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं कि शाह एक पार्टी में गई होती है जहाँ पर उसने अपने सीनियर ब्रदर की दी हुई ड्रेस को पहनी होती है। तो सभी लोग उसको देखकर बातें करने लगते हैं कि आखिर ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है और इसने जो ड्रेस पहनी है ये तो फेमस डिजाइनर ओली की नई डिजाइन है। और ये लोग उसे पूछ लेते हैं कि आखिर उसका फेमस डिजाइनर ओली के साथ क्या रिलेशनशिप है। तभी इतने में यहाँ पार्टी में लीन आ जाती है और वो कहने लगती है कि क्या ही रिलेशन होगा। सभी लोग देखते हैं कि लिन ने भी सेम वैसी ड्रेस पहनी है। तो लोग सोचते हैं कि आखिर दोनों में से असली किसने पहना है। लिन शाह के ऊपर इल्जाम लगाती है कि उसने फेक ड्रेस पहनी हुई है और असली में तो फेमस डिजाइनर ओली ने उसे ड्रेस गिफ्ट करी थी। तो शाह कहती है कि इसकी बातों पर थोड़ी ना यकीन कर सके। तभी इतने में पार्टी में गु की चाइल्डहुड फ्रेंड मी आ जाती है और वो कहने लगती है कि मैंने फेमस डिजाइनर ओली को देखी और उन्होंने लिन को अपनी ड्रेस गिफ्ट करी थी। तो लिन की ड्रेस असली है और शाह की नकली है। तो यहाँ पर सभी लोग शाह का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी शाह जल्दी से अपने सीनियर ब्रदर को कॉल करके यहाँ पर बुला लेती है और सभी देखते हैं कि वही तो फेमस डिजाइनर ओली है। लिन उसे बताने के लिए बोलती है कि ये ड्रेस जो उसने पहनी है वही वाली असली है और वो तो इससे स्लैप लगाती है।
और सभी को बताती है कि शाओ ने जो ड्रेस पहनी है वो असली वाली है और वो उसकी जूनियर सिस्टर है, इसलिए उसने उसे गिफ्ट दी थी। एक्चुअली शाओ के सीनियर ब्रदर यहाँ पर लिन से उसका बदला लेने आई होती, उसकी बेइज्जती का। फिर लिन शाओ से बदला लेने के लिए वेटर को उसे ड्रग देने के लिए बोलती है और प्लान के हिसाब से मिया गो को एक होटल रूम के बाहर ले आती है और बताती है कि अंदर उसकी वाइफ शाओ किसी के साथ रूम में है। और जैसे डोर खुलता है तो शाओ बताती है कि वो तो बिल्कुल ठीक है। वो उसे बताती है कि लिन उसे ड्रग देना चाहती थी और इसने पहले उसे गार्ड एक्सचेंज कर ली थी और अब वो नशे में है और वेटर के पीछे पड़ी है। फिर सभी लोग यहाँ पर लिन की पागलपंती देख लेते हैं और उसकी काफी बेइज्जती हो जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं वो की चाइल्डहुड फ्रेंड मी को इस बारे में पता चल जाता है कि वो मिरेकल डॉक्टर की स्टूडेंट को ढूंढ रहा है, इसलिए वो उसके सामने स्टूडेंट बनने की एक्टिंग करती है। तो वो उससे मिरेकल डॉक्टर का पता पूछने के लिए जाता है। तभी इतने में शाओ इन दोनों को साथ देखकर गलत समझ लेती है कि गो उसे चीट कर रहा है। फिर ये उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और फिर गो उसे बहुत मनाता है और एक्सप्लेन करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने बताया कि वो मिरेकल डॉक्टर की स्टूडेंट है, इसलिए वो उससे बात करने जाता है। कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है कि मैं तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं कर पाऊंगी। तो गो बताता है कि एक्चुअली मैं मेरे लिए नहीं बल्कि अपने डैड के लिए उससे मिरेकल डॉक्टर के बारे में पूछना चाहता था। ये बताता है कि उसके डैड जब हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने उसे एक गिफ्ट बॉक्स दिया था और कहा था कि उनकी लास्ट विश है कि ये उनके फ्रेंड मिरेकल डॉक्टर को दे दिया जाए। तो शाओ गो से कह रही है कि ऐसी बात है तो मेरे मास्टर को जरूर मिरेकल डॉक्टर के बारे में पता होगा, हम उनसे पूछेंगे। फिर ये अपने मास्टर को बुलाती है और उनसे मिरेकल डॉक्टर के बारे में पूछती है। मास्टर तो खुद ही मिरेकल डॉक्टर है तो वो इन लोगों को कुछ नहीं बताते क्योंकि वो फेमस होना नहीं चाहते और वो बस लो प्रोफाइल में रहना चाहते हैं। और फिर मास्टर कुछ दिनों के लिए इन लोग के घर पे रुक जाते हैं और गो की मॉम और ग्रैंडमा उनकी हेल्प लेते हैं ताकि शाओ और गो एक दूसरे के क्लोज हो सके। तो मास्टर यहाँ पर अपने मैजिक से इन दोनों को ड्रग दे देते, जिसके बाद शाओ और गो दोनों ही एक दूसरे से अपनी फीलिंग कन्फेस करते हैं और फिर उन्हें मैजिक के साथ रूम में भेज देते हैं और दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों को होश आता है तो उन्हें सब पता होता है और फिर वो दोनों वापस से रोमांस करते हैं। फिर हम देखते हैं कि मी यहाँ पर फिर से मिरेकल डॉक्टर की स्टूडेंट बनने का नाटक कर रही होती है और वो गो को ठीक करने के लिए उसे कोई पिल दे देती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। और फिर ये शाओ को बताती है कि उसने जानबूझ के उसे जहर दी क्योंकि वो जब उसका नहीं हो सकता तो वो उसे उसका भी नहीं होने देगी। फिर शाओ सोचती है कि अब वो उसे ठीक कैसे करेगी। तभी यहाँ पर शाओ की सीनियर ब्रदर आ जाती और कहती है कि इसे अब मिरेकल डॉक्टर ही ठीक कर सकते। तो मी कहती है कि मिरेकल डॉक्टर का तो कोई पता ही नहीं है, तभी ठीक हो ही नहीं सकता। तभी यहाँ पर ये लोग अपने मास्टर को बुला लेते और शाओ उनसे कहने लगती है कि प्लीज आप मिरेकल डॉक्टर को ढूंढो। तो सीनियर ब्रदर बताती है कि यही मिरेकल डॉक्टर है और फिर यहाँ पर मास्टर गो को चेक करते हैं तो बताते हैं कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, बस उसने फेक डेथ पिल लिया हुआ है। सीनियर ब्रदर बताती है कि उसने उसकी मेडिसिन चेंज कर दी थी और स्लीपिंग पिल की जगह ये वाली पिल रख दी थी, जिसमें ऐसा फील होता है कि वो बंदा मर गया लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ है। फिर मी का प्लान खराब हो जाता है कि वो उसे मारना चाहती थी लेकिन उसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद गो को जब होश आता है तो शाओ उसे बताती है कि मिरेकल डॉक्टर उसके मास्टर ही है। फिर ये उन्हें वो बॉक्स दे देता है जो उसके डैड ने उन्हें देने के लिए बोले थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पूरी फैमिली मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी इतने में शाओ यहाँ पर बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद शाओ के मास्टर और उसके सीनियर ब्रदर उसका चेकअप करते हैं और इन लोगों को गुड न्यूज देते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। फिर इसके बाद जब शाओ को होश आता है तो गो इसे गुड न्यूज देता है कि वो दोनों मम्मी डैडी बनने वाले हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। फिर हमें डायरेक्ट कुछ साल बाद का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर शाओ के मास्टर उसके तीनों बेबी को संभाल रहे होते हैं। तभी यहाँ पर शाओ का कॉल आता है और वो उन्हें गुड न्यूज देती है कि मास्टर जल्द ही मेरा चौथा बेबी भी आने वाला है। तो मास्टर तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते